नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास की कक्षा में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण संप्रत्यय और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आत्म प्रत्यय और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों, अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जिसको कि हम यदि एटीट्यूड कहें तो ये अच्छी तरह से समझ आता है। साथियों, बात करें अभिवृत्ति शब्द की तो अभिवृत्ति जो शब्द है ये अभिवृत्ति शब्द लैटिन भाषा के एब्टस शब्द से बना है। यानी कि हम कहें कि जो अभिवृत्ति शब्द है अपना ये अभिवृत्ति शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एब्टस शब्द से बना है। यानी कि ये एब्टस शब्द कौन सी भाषा का है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इस एब्टस शब्द का मतलब होता है योग्यता, सुविधा। इसका मतलब क्या होता है? योग्यता, सुविधा। यानी कि अभिवृत्ति जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एब्टस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है और इस एब्टस शब्द का मतलब होता है योग्यता, सुविधा। साथियों, अभिवृत्ति के यदि हम अर्थ की बात करें तो अभिवृत्ति का अर्थ का मतलब होता है कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो क्या है। तो जो दृष्टिकोण है यही अभिवृत्ति है। अर्थात तो हम कह सकते हैं कि इसका जो तात्पर्य है यानी अभिवृत्ति का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से होता है। व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यक्ति के दृष्टिकोण से है। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, व्यक्ति या वस्तु के बारे में व्यक्त किया जाता है। अर्थात अभिवृत्ति क्या हुई? अभिवृत्ति से तात्पर्य या अभिवृत्ति से अर्थ व्यक्ति के दृष्टिकोण से होता है और वो दृष्टिकोण जो किसी व्यक्ति के या वस्तु के प्रति व्यक्त किया जाता है। साथियों, इसको परिभाषित करते हुए जो थर्स्टन है उन्होंने लिखा, महत्वपूर्ण परिभाषा है थर्स्टन की। देखिए, थर्स्टन ने लिखा था कि कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों की मात्रा ही अभिवृत्ति है। तो थर्स्टन ने क्या बताया अभिवृत्ति के बारे में? थर्स्टन ने यह बताया कि कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों की मात्रा ही क्या है? अभिवृत्ति होती है। यानी कि व्यक्ति की जो सोच है, उसका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। वहीं हम यदि कहें कि ड्रेवर ने क्या लिखा, तो जो ड्रेवर थे उन्होंने अभिवृत्ति के बारे में लिखा कि व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया, व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक तत्परता का नाम ही अभिवृत्ति है। तत्परता का नाम ही क्या है?
अभिवृत्ति है। अर्थात तो हम कह सकते हैं कि व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक तत्परता का नाम ही अभिवृत्ति होती है। तो साथियों, ऐसा ड्राइवर ने अभिवृत्ति के बारे में कहा। तो साथियों, ये अभिवृत्ति का अर्थ और परिभाषा हुई। आपको अभिवृत्ति का सीधा सा अर्थ याद रखना है कि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। दृष्टिकोण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति के प्रकारों की। साथियों, यदि हम अभिवृत्ति के प्रकारों की बात करें, अभिवृत्ति के प्रकार, तो देखिए अभिवृत्ति के 4 प्रकार हैं। अभिवृत्ति के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार होते हैं। साथियों, एक होती है भावात्मक या सकारात्मक अभिवृत्ति। नंबर 1 भावात्मक या सकारात्मक अभिवृत्ति। दूसरी प्रकार की अभिवृत्ति होती है नकारात्मक। नकारात्मक अभिवृत्ति। और अभिवृत्ति का तीसरा प्रकार, साथियों तीसरा और चौथा प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि वो गौण प्रकार हैं इसके। वो कैसे प्रकार हैं? गौण प्रकार हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर के अपन को 4 प्रकार की अभिवृत्ति पढ़नी है और अभिवृत्ति के प्रकार 4। लेकिन यदि हम इनको बांटे भागों में तो देखो 2 तो मुख्य प्रकार हो गए। अभिवृत्ति के 2 प्रकार तो मुख्य हो गए, ये भावात्मक या सकारात्मक अभिवृत्ति और नकारात्मक अभिवृत्ति। और जो गौण, यदि हम कहें कि भाई जो गौण, इसके कुछ जो गौण प्रकार, तो गौण प्रकार भी कितने इसके? 2। एक सामान्य अभिवृत्ति और एक विशिष्ट अभिवृत्ति। एक है सामान्य अभिवृत्ति और दूसरी है गौण सामान्य और एक विशिष्ट अभिवृत्ति। विशिष्ट अभिवृत्ति। तो साथियों, ये गौण प्रकार हैं अभिवृत्ति के, एक सामान्य अभिवृत्ति और विशिष्ट अभिवृत्ति। मुख्य प्रकार 2, भावात्मक या सकारात्मक अभिवृत्ति और दूसरा नकारात्मक अभिवृत्ति। तो साथियों, ये हो गए अभिवृत्ति के प्रकार। यानी हमने कहा कि दृष्टिकोण सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो यही 2 मुख्य प्रकार हैं अभिवृत्ति के। कुल मिलाकर के 4 प्रकार हम कह सकते हैं, भावात्मक या सकारात्मक, नकारात्मक अभिवृत्ति, सामान्य अभिवृत्ति और विशिष्ट अभिवृत्ति। लेकिन ये जो दोनों प्रकार हैं अभिवृत्ति के, ये गौण हैं। ये कैसे हैं? ये गौण प्रकार हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति की विशेषताएं। अब देखेंगे हम अभिवृत्ति की विशेषताएं कि जो एटीट्यूड होता है, यानी कि अभिवृत्ति जो होती है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो यदि मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो साथियों, अभिवृत्ति जो होती है वो अनुभव के आधार पर अर्जित होती है। नंबर 1 हम कह सकते हैं कि जो अभिवृत्ति है वो अनुभव के आधार पर अर्जित होती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अभिवृत्ति की, कि जो अभिवृत्ति है ना वो अनुभव के आधार पर क्या होती है? अर्जित होती है। यानी कि अनुभव के आधार पर हम उसको क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी होती है कि अभिवृत्ति सदैव परिवर्तनशील होती है। जो अभिवृत्ति होती है वो सदैव कैसी होती है? वो परिवर्तनशील होती है, यानी हमेशा बदलती रहती है। साथियों, अभिवृत्ति क्या है? एक मन की दशा। अभिवृत्ति क्या है? एक मन की दशा है, मन की एक अवस्था होती है। ठीक है, विचारों का पुंज है। अभिवृत्ति क्या है? विचारों का एक पुंज है। इसके अलावा ये व्यक्ति के भाव और संवेगों से इसका संबंध होता है। यानी अभिवृत्ति का जो संबंध है ना वो किससे होता है? भाव और जो संवेग हैं उनसे संबंध होता है। किसका? अभिवृत्ति का।
उसके अलावा साथियों ये अभिवृत्ति जो होती है वो पक्ष और विपक्ष दोनों दशाओं में व्यक्त की जाती है, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों में ही क्या होती है, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि अभिवृत्ति में विश्वास और मूल्य का पक्ष निहित रहता है। विश्वास और मूल्य का पक्ष, विश्वास और मूल्य का पक्ष निहित होता है। किसमें? अभिवृत्ति में निहित होता है। तो साथियों एक और इसकी विशेषता कि वातावरण का सर्वाधिक इस पर प्रभाव पड़ता है, यानी वातावरण का क्या पड़ता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण का सर्वाधिक क्या पड़ता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। तो साथियों ये अभिवृत्ति की कुछ मुख्य मुख्य क्या हैं, विशेषताएं हो गई। अब साथियों हम बात करते हैं कि जो अभिवृत्ति है उसके कुल मिलाकर के 4 पक्ष होते हैं। अभिवृत्ति के कितने पक्ष होते हैं? 4 पक्ष होते हैं। यानी कि हम बात करें कि अभिवृत्ति के जो पक्ष हैं वो, तो अभिवृत्ति के 4 मुख्य पक्ष होते हैं। कितने मुख्य पक्ष होते हैं? 4 मुख्य पक्ष होते हैं। तो देखो एक तो है कर्षण शक्ति, नंबर 1 कर्षण शक्ति, समझाएंगे आपको इसको, देखो हम। दूसरा है चरम सीमा, चरम सीमा। और तीसरा है सरलता। और चौथा पक्ष है इसका केंद्रिकता। साथियों ये अभिवृत्ति के 4 मुख्य पक्ष होते हैं। देखो कर्षण शक्ति जिसको हम वैलेंस कहते हैं, ये सकारात्मक या नकारात्मक होती है, ठीक है। चरम सीमा यानी एक्सट्रीमनेस, ये क्या होती है? ये होती है किसी सीमा तक सकारात्मक और किसी सीमा तक नकारात्मक, यानी कि हद, अर्थात सकारात्मकता की भी हद और नकारात्मकता की भी हद, ये होती है चरम सीमा। एक सरलता यानी सिंपलिसिटी, या सरलता के साथ साथ अपन को जटिलता भी याद रखनी चाहिए। जटिलता भी इसका महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। सरलता या जटिलता यानी अभिवृत्ति तंत्र में कम अभिवृत्तियां हों जो ज़्यादा सरल या जटिल कम हो। एक होती है केंद्रिकता साथियों, यानी सेंट्रलिटी। यह अभिवृत्ति तंत्र में किसी विशिष्ट अभिवृत्ति की भूमिका को बताता है। तो साथियों ये हैं अभिवृत्ति के 4 पक्ष। अब इनके साथ साथ साथियों अपन को अभिवृत्ति के 3 घटक भी याद रखने हैं। अभिवृत्ति के 3 महत्वपूर्ण घटक, देखो अभिवृत्ति के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं साथियों। पक्ष तो 4 हैं और महत्वपूर्ण घटक कितने हैं इसके? 3 हैं। एक संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये क्या है? ये इसके 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। तो साथियों अभिवृत्ति के 3 महत्वपूर्ण पक्ष। साथियों अभिवृत्ति और जो रुचि होती है ना वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, दोनों अर्जित भी होती हैं, ठीक है साथियों। अब हम आपको बताएंगे कि जो अभिवृत्ति है उस अभिवृत्ति को या अभिवृत्ति का निर्माण कैसे कैसे होता है, यानी कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे कैसे होता है, अभिवृत्ति के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। साथियों अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी अभिवृत्ति का निर्माण होता कैसे है, यानी जो दृष्टिकोण है वो कैसे विकसित होता है। तो साथियों इसके निर्माण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। एक तो सकारात्मक साहचर्य के द्वारा, किसके द्वारा? सकारात्मक साहचर्य के द्वारा किसका निर्माण होता है? अभिवृत्ति का निर्माण होता है। और प्रशंसा व दंड के द्वारा, प्रशंसा व दंड के द्वारा, यानी कि किसी की आपने प्रशंसा की तो आपके प्रति वो कोई ना कोई अभिवृत्ति का निर्माण कर लेता है। आपने किसी को दंड दिया
तो आपके प्रति कोई ना कोई आवृत्ति का निर्माण कर लेता है, यानी कि उसकी सोच बन जाती है, उसका दृष्टिकोण आपके प्रति बन जाता है। इसके अलावा साथियों, प्रतिरूपण के द्वारा, प्रतिरूपण के द्वारा यानी कि दूसरों के निरीक्षण द्वारा, जब हम दूसरों का निरीक्षण करते हैं तो उससे भी आवृत्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा समूह व सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा, समूह व सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा भी किसका निर्माण होता है, आवृत्ति का निर्माण होता है। और सूचनाओं के द्वारा, सूचनाओं के द्वारा भी क्या होता है, आवृत्ति का निर्माण होता है। तो साथियों, आवृत्ति का निर्माण किस प्रकार से होता है, सकारात्मक साहचर्य के द्वारा, प्रशंसा और दंड के द्वारा, प्रतिरूपण के द्वारा, समूह और सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा और सूचनाओं के द्वारा आवृत्ति का निर्माण होता है, यानी दृष्टिकोण विकसित होता है। साथियों, अब हम बात करेंगे आवृत्ति का मापन, कि अभिवृत्ति का मापन कैसे किया जाता है और इसके मापन के लिए कौन कौन सी विधियां हैं जिनका मनोवैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो साथियों, अभिवृत्ति मापन के लिए महत्वपूर्ण विधियां, सबसे पहले 1927 में थर्स्टन ने एक युग्म तुलनात्मक निर्माण विधि का निर्माण किया। सबसे पहले यदि हम बात करें तो थर्स्टन ने, किसने किया, जो थर्स्टन महोदय हैं, थर्स्टन महोदय ने युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का निर्माण किया, किसने, थर्स्टन ने 1927 में। कब किया था, 1927 में निर्माण किया था। इसके अलावा साथियों, थर्स्टन और चेव ने, थर्स्टन व चेव, इन दोनों ने मिलकर के समदृष्टि अंतर्विधि का विकास किया था। समदृष्टि अंतर विधि का क्या किया था, विकास किया था। या इसको हम अनुक्रमिक अंतराल विधि भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसी को अपन कहते हैं अनुक्रमिक अंतराल विधि। तो ये थर्स्टन और चेव ने इनका विकास किया। इनके अलावा साथियों, इनका विकास किया था 1929 में। फिर 1932 में क्या हुआ, लिकर्ट योग निर्धारण विधि, लिकर्ट योग निर्धारण विधि। इसके बाद 1937 में सफीर क्रमबद्ध अंतर्विधि, सफीर क्रमबद्ध अंतर्विधि। इसके बाद 1945 में गटमैन स्केलोग्राम विधि, ये दिया था गटमैन ने स्केलोग्राम विधि, स्केलोग्राम विधि। साथियों, 1948 में एडवर्ड्स और किलपैट्रिक ने भेदबोधक मापनी विधि दी थी। 1948 में एडवर्ड्स व किलपैट्रिक, किलपैट्रिक ने कौन सी विधि दी, भेदबोधक मापनी विधि, भेद बोधक मापनी विधि, ये दी थी इन्होंने। साथियों,
ऐसे ही सामाजिक अंतर मापनी विधि बोगार्ट ने दी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, 1953 में दी थी बोगार्ट्स ने कौन सी दी थी? सामाजिक अंतर मापनी, सामाजिक अंतर मापनी। तो साथियों, ये हैं आवृत्ति का मापन करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधियां। इनका निर्माण विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किया था। तो साथियों, ये थी आवृत्ति संप्रत्यय, एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय आज की कक्षा में हमने पढ़ा। साथियों, आपसे अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए संप्रत्यय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।